हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब आपको पता ही होगा कि जैसे क्या होता है कि आपकी एक एज के बाद किसी भी आप जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो एक लिमिट एज होती है, एज लिमिट होती है, उसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, वही हम देखेंगे कि एक रिटायरमेंट के बाद आपको कौन से सोशल सिक्योरिटी मिलती है और फिर उसमें हम देखेंगे कि रिटायरमेंट प्लान कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। रिटायरमेंट इज द स्टेज ऑफ लाइफ एंड अ पर्सन परमानेंटली स्टॉप वर्किंग आफ्टर completing a fixed age or service period and depend on saving pension or retirement benefit for regular income। जिससे रिटायरमेंट को हिंदी में कहते हैं सेवानिवृत्ति। ठीक है, सेवानिवृत्ति जीवन का वह चरण है जब कोई व्यक्ति एक निश्चित आयु या सेवा अवधि पूरी करने के बाद नौकरी या व्यवसाय से स्थायी रूप से अलग हो जाता है और अपनी आजीविका के लिए पेंशन, बचत या सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी एक एज लिमिट के बाद क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। उसके बाद क्या मिलता है, उसको उसकी पेंशन मिलती है। ठीक है, उसका रिटायरमेंट प्लान मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, उसकी एज के बाद, उस एज में जिस एज तक उसने काम किया, उसके बाद उसको जीवन जीने के लिए, उसकी आजीविका के लिए एक फंड देता है। कौन, उसकी कंपनी देगी या फिर गवर्नमेंट देती है, वही क्या कहलाता है, रिटायरमेंट प्लान कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए। जब कोई व्यक्ति एक निश्चित आयु, मतलब मान लो कोई एज है, मतलब 60 साल। ठीक है, निश्चित आयु या सेवा अवधि, उसने क्या किया, उसने अब जहाँ वो जॉब कर रहा था वहाँ की उसने उस अवधि तक काम किया। उसके बाद सेवा अवधि पूरी करने के बाद नौकरी या व्यवसाय से स्थायी रूप से अलग हो जाता है। मतलब क्या हुआ, उसने जहाँ जॉब कर रहा था, जहाँ उसकी नौकरी थी, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसके बाद उसने एक एज लिमिट के बाद वहाँ पर जॉब, मतलब रिटायरमेंट ले लिया, जॉब जाना बंद कर दिया और अपनी आजीविका के लिए पेंशन, बचत या सेवानिवृत्ति लाभों पर क्या हुआ, निर्भर रहता है। मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको क्या होगा, लाइफ टाइम का जो जितने आपने जॉब किया उसके आधार पर पीएफ मिलता है। ठीक है, वो पीएफ आपको क्या मिलेगा, मिलता रहेगा आपकी जॉब के बाद भी। ठीक है, आपको एक पेंशन मिलती है। तो क्या होता है, वो एक रिटायरमेंट के बाद आपकी जीवन जीने के लिए एक सहारा होता है। ठीक है, जिसके बदौलत आप जीवन जीते हैं, क्योंकि आपको क्या होता है, आपने जितने साल अपनी नौकरी में दिए, अपने काम को दिए, उसका फल आपको बाद में मिलता है, ताकि आप एक रिटायरमेंट के बाद अच्छा जीवन जी सके। वही क्या कहलाता है, रिटायरमेंट कहलाता है। या सिंपल सा बोले तो रिटायरमेंट क्या है, आपने अपनी एक एज तक या फिर एक निश्चित अवधि तक काम किया, उसके बाद आपने क्या किया, अपने काम से एक स्थायी ले लिया या फिर एक बंद कर दिया उस काम को, यही क्या कहलाता है, रिटायरमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिटायरमेंट के टाइप्स। रिटायरमेंट टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स के, जिसमें फर्स्ट है कंपलसरी रिटायरमेंट। कंपलसरी रिटायरमेंट का नाम सुनते ही आपको समझ में आएगा। कंपलसरी मतलब वो रिटायरमेंट जो प्रॉपरली सभी के साथ होता है, सब लेते ही हैं। मतलब एक एज लिमिट उसकी होगी, उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट ये कहलाता है। Compulsory retirement means retirement of an employee after attaining a fixed age prescribed by the organization or governments। अनिवार्य सेवानिवृत्ति वह सेवानिवृत्ति है जिसमें कर्मचारी को निश्चित आयु पूरी करने पर नौकरी छोड़नी ही पड़ती है। मतलब इसका है कि आप अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जैसे कि आप टीचर है, ठीक है, आपकी एज हो जाती है, ठीक, उसके बाद आपका उस एज के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाता है। क्या है, कंपलसरी रिटायरमेंट है कि उस एज के बाद सभी टीचर्स का रिटायरमेंट हो ही जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, भारत में अधिकांश सरकारी कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना पड़ता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि एक एज लिमिट होती है 60 साल, उसके बाद होता है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट दिया जाता है, या वो ले लेता है, या होता ही है। सभी एम्प्लॉय का जो रिटायरमेंट है वो 60 साल के बाद हो जाता है। ये क्या है, कंपलसरी रिटायरमेंट है। फिर इसमें सेकंड है फोर्स्ड रिटायरमेंट। फोर्स्ड रिटायरमेंट मतलब बलपूर्वक सेवानिवृत्ति। फोर्स्ड रिटायरमेंट occurs when an employee is made to retire due to misconduct or violation of service rules।
जब किसी कर्मचारी को अनुशासनहीनता, नियम उल्लंघन या अपराध के कारण जबरन नौकरी से हटाया जाता है तो उसे बलपूर्वक सेवानिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है और वो किसी चीज़ में पकड़ा जाता है, ठीक है, या उसने शायद हो मतलब करप्शन में पकड़ा जाए, ठीक है, या फिर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए, ठीक है, या फिर जैसे घूस लेता हुआ पकड़ा जाए। अगर कोई गलत काम में वो पकड़ा जाता है तो उसे क्या किया जाता है, उसका रिटायरमेंट करवा दिया जाता है, उसे सेवानिवृत्त किया जाता है, उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। वही क्या कहलाता है, फोर्स्ड रिटायरमेंट कहलाता है। मतलब उसने क्या किया, जो उसका अनुशासन था उसका पालन नहीं किया, अनुशासनहीनता का व्यवहार किया, जो रूल्स थे, जो रेगुलेशन थे, उसकी जॉब को लेके उसका उल्लंघन किया, अपराध का कारण बना, इसलिए उसे क्या किया, उसे नौकरी से हटा दिया गया। वही क्या कहता है, फोर्स्ड रिटायरमेंट कहलाता है। इस उदाहरण देखिए, यदि कोई कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़ा जाता है और सेवा नियम तोड़ता है तो जबरन सेवानिवृत्ति किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या देखे थे, कंपल्सरी रिटायरमेंट जो हर एम्प्लॉय का होता ही है एक एज के बाद। सेकंड हमने देखा फोर्स्ड रिटायरमेंट, जो क्या होता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, उसके नियम का उल्लंघन पकड़ा जाता है या उस नियम का उल्लंघन करता है, ये सारी कंडीशन में क्या होता है, उसे एक रिटायरमेंट दे दिया जाता है। वही क्या कहलाता है, फोर्स्ड रिटायरमेंट कहलाता है। फिर है प्री मैच्योर रिटायरमेंट। प्री मैच्योर रिटायरमेंट मीन्स रिटायरमेंट बिफोर रीचिंग द नॉर्मल रिटायरमेंट एज ड्यू टू हेल्थ, डिसेबिलिटी और पर्सनल रीजंस। जब कोई कर्मचारी निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से पहले ही स्वास्थ्य, बीमारी या व्यक्तिगत कारणों से नौकरी छोड़ देता है। इसमें कंडीशन में क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, उसे क्या होता है, मतलब वो जॉब कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, अचानक मतलब उसको बीमारी हो जाती है कोई डिसेबिलिटी के कारण, या फिर आपका उसका कोई पर्सनल रीज़न के कारण जब वो जॉब छोड़ देता है, खुद से जॉब छोड़ता है, उसे कहा जाता है प्री मैच्योर रिटायरमेंट। ये क्या था, थर्ड टाइप था रिटायरमेंट का। जैसे एग्जांपल देखिए, एक कर्मचारी 55 वर्ष की आयु में गंभीर बीमारी के कारण नौकरी छोड़ देता है, ये क्या है, ये पूर्व सेवानिवृत्ति है। मतलब क्या है, ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट, क्योंकि उससे बीमारी हो गई, ठीक है, या उसका कोई पर्सनल काम आ गया, उसको कहीं और जाना हो गया, ठीक है, किसी रीज़न से कहीं दूसरी सिटी या फिर दूसरी कंट्री जाना पड़ गया, या उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई। इन कंडीशन में क्या होता है, वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है, रिटायरमेंट ले लेता है। तो ये क्या था, प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहलाता है। तो ये रिटायरमेंट था और रिटायरमेंट में 3 टाइप्स थे। अब हम देखेंगे रिटायरमेंट प्लान। 2 टाइप्स रिटायरमेंट प्लान होते हैं। देखिए, रिटायरमेंट और रिटायरमेंट प्लान में इतना ही अंतर है कि रिटायरमेंट क्या होता है कि जो एक होना ही है, एक आपकी जॉब होती है, आपका एक काम होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उस चीज़ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाती है, वही क्या कहलाता है, रिटायरमेंट कहलाता है। और रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, किस हिसाब से या किस कंडीशन में जॉब को छोड़ा जा रहा है, ठीक है, वो प्लान क्या क्या हो सकते हैं। 2 टाइप्स प्लान होते हैं उसमें। फर्स्ट है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, परिभाषित लाभ योजना। इन अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान द एम्प्लॉयर प्रॉमिस अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। परिभाषित लाभ योजना वह योजना है जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को पहले से तय पेंशन राशि मिलती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या करता है, रिटायरमेंट प्लान्स मतलब रिटायरमेंट होने के बाद कौन कौन से प्लान होते हैं, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट प्लान क्या है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। बेनिफिट प्लान में क्या होता है, जो कोई व्यक्ति होता है, जो कोई एम्प्लॉय होता है, उसको सेवानिवृत्त मतलब उसको रिटायरमेंट होने के बाद क्या होगा, उसको उस कर्मचारी को पहले से तय पेंशन मिलती है। मतलब उसकी एक पेंशन तय होती है कि उसको रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन मिलेगी, वो पैसा मिलेगा, वो फंड मिलेगा। उससे क्या मिलता है, उस रिटायरमेंट के बाद वो फंड मिलता है, उसे क्या कहते हैं, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सरकारी पेंशन योजना जिसमें कर्मचारी को अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान वह योजना है जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पहले से तय क्या मिलती है, पेंशन राशि मिलती है। पहले से तय किया जाता है कि उस एम्प्लॉयज़ को कितनी क्या पेंशन दी जाएगी, उस हिसाब से उसको सेवानिवृत्ति और रिटायरमेंट के बाद एक राशि दी जाती है। इसमें सेकंड है फिर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान।
Defined contribution plan, both employer and employees contribute a fixed amount, but the financial benefit depend on investment performance. परिभाषित योगदान योजना वह योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि निवेश पर निर्भर करती। मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया है, उसमें आपका कितना प्रॉफिट है, आपका कितना इन्वेस्ट मतलब आप कितना निवेश किए, उसके आधार पे क्या मिलेगी आपको, उसके आधार पर आपको वो पेंशन मिलती है, या वो पैसा मिलता है, या वो राशि मिलती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है प्रोविडेंट फंड, पीएफ, एनपीएस, ठीक है। ये क्या होता है, आपके इन्वेस्टमेंट पर, आपके निवेश पर लागू होता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट उसमें किया है, आपका पीएफ कितना था, उसके हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। और फर्स्ट क्या था, डिफाइन, उसमें क्या हो रहा था, डिफाइंड बेनिफिट में आपकी एक तय पेंशन थी, उसके आधार पे आपको पैसा मिला था। और इसमें क्या होगा, इसमें जिस कर्मचारी और नियोक्ता जिसने आपका क्या किया है, आपको नियुक्ति दी थी, उसके आधार पर दोनों का योगदान होता है उसमें। और फिर सेवानिवृत्ति जब मतलब आपका जो रिटायरमेंट होता है, उस पर मिलने वाली राशि आपके निवेश पर निर्भर करती है कि आपकी सैलरी कितनी थी, आपकी सैलरी में से आपका पीएफ कितना कटा है, तो आपके उस पीएफ पर आपको कितनी पेंशन या फिर उस पर कितनी राशि मिलनी चाहिए, वो आपके पीएफ पर या आपकी जो आपने इन्वेस्ट किया था उसमें, उसके अकॉर्डिंग लागू होती है, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक है रिटायरमेंट प्लान में वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम्स, जिसे वीआरएस कहा जाता है, या फिर एग्जाम में वीआरएस के नाम से आता भी एग्जाम में, ठीक है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम्स, वीआरएस इज अ स्कीम ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉय टू रिटायर वॉलेंट्री बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट एज इन रिटर्न फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस वह योजना है जिसमें संस्था अपने कर्मचारी को, इसमें ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर कंपनी हो गई, क्या करती है, अपने कर्मचारी को निश्चित उम्र से पहले अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ने का विकल्प देती है और बदले में आर्थिक पैसा देती है, ठीक है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट प्लान या वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का मतलब होता है जो वीआरएस के नाम से जानी जाती है। वीआरएस का मतलब क्या कहलाता है, वीआरएस में ये होता है कि वह एक क्या होती है, योजना होती है या एक स्कीम्स होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने कर्मचारियों को निश्चित उम्र होती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि वो अपने एम्प्लॉय को 50 साल में क्या करेगी, रिटायरमेंट दे देगी, ठीक है। उसके बदले क्या करती है, वो एक अच्छी खासी राशि उस एम्प्लॉय को देती है ताकि उसको आर्थिक या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। वही क्या कहलाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान कहलाता है। इसमें ऐसा है कि स्वैच्छिक मतलब जो एम्प्लॉय होता है वो उसको क्या होगा, वो मतलब जैसी जो कंपनी है उसको एक विकल्प देती है नौकरी छोड़ने का, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप हटी जाओ या उस नौकरी से निकल ही जाओ, नहीं। उसमें जो संस्था होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक विकल्प देती है नौकरी छोड़ने का, और उस नौकरी छोड़ने के बदले उसको वो आर्थिक सपोर्ट भी करती है। मतलब ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय है, उसकी एज हो गई अब निकाल दो, ठीक है, ये नहीं है। उसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो संस्था में काम कर रहा है और उसकी उम्र अभी नहीं हुई है, पर उम्र से पहले जैसे कि 60 साल में रिटायरमेंट हो रहा है, तो 45-50 साल के बीच उसको क्या होगा, एक ऑप्शंस दिया जाएगा, एक विकल्प दिया जाएगा कि आप नौकरी छोड़ सकते हैं, और उस नौकरी छोड़ने के बदले उसको आर्थिक सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। तो क्या होता है, एक विकल्प होता है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट दे सकते हैं। आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप रिटायरमेंट नहीं दे सकते। वो आप पर डिफाइन करता है, वो आप पर लागू होता है, वो आपकी कंडीशन है, आप क्या चाहते हैं। पर क्या होता है, वो कंपनी क्या कर रही है, आपको एक विकल्प देती है, एक ऑप्शन देती है। यही क्या कहलाता है, वीआरएस कहलाता है। अब देखेंगे रीज़न फॉर प्रपोजिंग वीआरएस, मतलब वीआरएस प्रस्तावित करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। मतलब वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिटायरमेंट देने के लिए एक ऑप्शन दे रही है, पर ऐसा क्यों। मतलब कोई भी कंपनी अगर आपको रिटायरमेंट उम्र से पहले देने का सोचे, मतलब उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा। वही रीज़न से हम देखेंगे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट है रीज़न इन बिजनेस, ठीक है, रिसेशन ऑफ इन बिजनेस, व्यवसाय में मंदी। जब कंपनी का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा होता, प्रॉफिट कम हो जाता है, लॉस होने लगता है, तब खर्च कम करने के लिए वीआरएस लाई जाती है।
इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें काम कम हो जाए, ज़्यादा कर्मचारी हो जाए, खर्च बढ़ता जाए, तो वीआरएस से कर्मचारी काम कम किए जाते हैं। मतलब जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसमें क्या होता है, आपको वो ऑप्शन इसलिए दिया जाता है, इसलिए उसका कारण बनता है क्योंकि अगर व्यवसाय में मंदी हो जाए, बिजनेस अच्छे से ना चले, ठीक है, अब बिजनेस अच्छे नहीं चलेगा तो उसमें फाइनेंशियल लॉस होगा, पैसा कम होगा, उन कर्मचारी को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होगा। इसलिए वीआरएस एक स्कीम से एक ऑप्शंस आपके सामने लाती है कि आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देती है कि आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, देखो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें एम्प्लॉयज़ कम होंगे, खर्चा कम होने लगा। तो फर्स्ट रीज़न क्या है इसका, व्यवसाय में मंदी। अगर बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, ज़्यादा लॉस होने लग रहा है, तो ये ऑप्शंस क्यों होता है, उस वीआरएस के लिए होता है। सेकेंड रीज़न हो सकता है इसमें इंटेंशन कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, कड़ी प्रतिस्पर्धा। इंटेंशन कंपटीशन का मतलब होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है और कंपनी टिक नहीं पा रही है, तब डाउन साइजिंग कर्मचारी को घटाना। डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है, कर्मचारी को घटाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखो उस मार्केट में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, कंपटीशन में बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, एक लॉस होगा, क्योंकि उतना सपोर्ट आपकी कंपनी नहीं कर पा रही है, उतना ग्रोथ आपकी कंपनी उस टाइम नहीं कर पाएगी। इसलिए वीआरएस के अकॉर्डिंग एक नियम लागू किया गया है, एक विकल्प दिया जाता है उस एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर वो नौकरी छोड़ना चाहे, रिटायरमेंट देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, आर्थिक सपोर्ट किया जाएगा। तो सेकेंड रीज़न क्या है, कड़ी प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन। थर्ड है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन प्रोसेस, तकनीक या उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव। मतलब आप जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है, उसमें क्या होना, बदलाव होना। मार्केट में जो चीज़ें आ रही है, मार्केट में चीज़ जो होनी चाहिए वो अलग अलग है। आप मार्केट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, मार्केट के हिसाब से आप प्रोडक्टिविटी नहीं बना रहे हो, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मार्केट में अधिक क्या होगा, कंपटीशन आएगा, आपके जो प्रोडक्ट है वो कम होते जाएंगे और कंपनी को लॉस होगा। थर्ड रीज़न क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसकी नई मशीन्स, ऑटोमेशन, नई टेक्नोलॉजी आने से मैन पावर की ज़रूरत कम हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे, कि अगर पहले 15 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, अगर 15 एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई टेक्निक का यूज़ किया जाता है, कोई नई मशीन्स का यूज़ किया जाता है, तो क्या होगा, मशीन्स के यूज़ से वहाँ पर सिर्फ अब 5 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, 10 एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 10 एम्प्लॉय थे उसके बदले एक मशीन्स काम कर रही है। ये क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी है। न्यू टेक्नोलॉजी के कारण क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, पर उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ते जाएगा। मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उसकी ज़रूरतें कम होती जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय का काम अब कौन कर रहा है, वो मशीन कर रही है, वो न्यू टेक्नोलॉजी कर रही है, ठीक है। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि क्या हुआ, आपका जो काम करने का तरीका, आप जिस चीज़ से काम कर रहे हैं उसमें भी बदलाव हुआ है। फिर है फिफ्थ है टेक ओवर एंड मर्जर्स, विलय और अधिग्रहण। जब दो कंपनियां मिलती है तो सेम टाइप के डिपार्टमेंट्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। एक ही काम के लिए दो कर्मचारी एक्स्ट्रा स्टाफ हटाने के लिए वीआरएस। मतलब क्या हुआ इसमें, मर्जर मतलब पहले कंपनी क्या थी, ए थी, ठीक है, कंपनी ए है और कंपनी बी है, ठीक है, कंपनी ए है और बी है। देखो कंपनी ए का भी काम क्या है, मतलब एक ही, मतलब जो ये प्रोडक्शन दे रही है, ठीक है, और ये भी जो प्रोडक्शन दे रही है, दोनों काम क्या एक ही है। इसका भी प्रोडक्शन वही है, इसका भी प्रोडक्शन यही है। इन दोनों ने क्या किया, मर्ज कर लिया अपनी कंपनी को। अब क्या होगा, इसमें भी उतने ही एम्प्लॉय है। मान लो अगर इसमें भी 100 एम्प्लॉय है, इसमें भी 100 एम्प्लॉय है, दोनों मिल गए मतलब 200 एम्प्लॉय हो गए। और किसी एक कंपनी को चलाने हद से हद कितने, मान लो 120 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मतलब 80 जो एम्प्लॉय है वो कहाँ गए, उनका काम ख़त्म हो गया। मतलब कंपनियों के मिलने से भी क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ होती है उसकी कमी हो जाएगी, मतलब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतें कम हो जाएगी। क्योंकि क्या हुआ, दो कंपनी थी, दोनों ही कंपनी का प्रोडक्शन एक ही था, दोनों कंपनियां मिल गई। अब दोनों कंपनियां मिला के जो एम्प्लॉयज़ वो ज़्यादा हो गए, ठीक है, और उतने एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है उसमें, तो क्या होगा, इसके लिए भी वीआरएस लागू किया जाता है। फिर है बिजनेस इन री इंजीनियरिंग प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस का पुनर्डिज़ाइन।
कंपनी अपने काम करने के तरीकों को पूरी तरह बदल देती है ताकि इफ़िशियंसी बढ़े। ठीक है, अब क्या होगा, काम आसान होगा, फास्ट होगा, कर्मचारी कम चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ इसमें, जो कंपनी थी उसने क्या किया, अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगी। ठीक है, नई नई प्रोडक्टिविटी करने लगी। अब इसमें क्या होगा, अब नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, नई नई टेक्निक का यूज़ होगा, तो उसमें होगा कम, जो एम्प्लॉय है उसकी ज़रूरत कम होगी, मतलब कम से कम एम्प्लॉय उसमें लगेंगे। ये भी रीज़न हो सकता है। फिर है जॉइंट वेंचर विथ फॉरेन कोलैबोरेशन, विदेशी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर। विदेशी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर, जब विदेशी कंपनी के साथ मिलकर काम होता है तो नई मैनेजमेंट स्टाइल और टेक्नोलॉजी भी आती है। ठीक है, अगर क्या होगा, जैसे कंपनी ने क्या किया, विदेशी कंपनी के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब विदेशी कंपनी अपनी कंट्री की जो कंपनी दोनों मिलकर काम कर रही, तो क्या होगा, विदेशी जो भी मतलब जैसे नई मशीन से, ठीक है, जो भी नई प्रोडक्टिविटी है उसको लागू किया जाएगा। मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो फिर से क्या होगा, एम्प्लॉय की ज़रूरत कम हो जाएगी। उस ज़रूरत के कम के कारण क्या होगा, वीआरएस लागू किया जाएगा और कम से कम एम्प्लॉयज़ को रखा जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो पुरानी वर्कफोर्स है वो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। न्यू टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें न्यू बंदे चाहिए होंगे, और जो पुराने बंदे होंगे वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। मतलब उन्हें अब क्या है, उन्हें अब न्यू फोर्स की ज़रूरत है, जो मेन पावर उनकी ज़रूरत है, पुराने मेन पावर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या होगा, वीआरएस लागू करने के ये रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें बेनिफिट ऑफ वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम्स। ठीक है, अब वीआरएस लागू करने के लाभ देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, रीज़न कौन कौन से थे। अब हम देखेंगे इसमें बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। नो लीगल ऑब्स्टेकल, कानूनी अड़चन नहीं होती। वीआरएस स्वैच्छिक होती है, इसलिए रिटायरमेंट जरूर से हटाने जैसे कानून लागू नहीं होते हैं। मतलब ये है कि देखिए, वीआरएस जो क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है, स्वैच्छिक है, आप अपनी इच्छा के अनुसार रिटायरमेंट दे सकते हैं। देखो, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको फोर्स नहीं करती कि आप रिटायरमेंट दो ही, वो सिर्फ एक विकल्प लागू करती है, एक विकल्प देती है कि आपको अगर रिटायरमेंट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बदले आपको आर्थिक सपोर्ट दिया जाएगा। वो ऐसा नहीं कहती कि आपको रिटायरमेंट देना ही होगा या आप हमारी कंपनी छोड़ ही दो, नहीं, वो एक सिर्फ ऑप्शन देती है। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि वीआरएस स्वैच्छिक होती है, नो ज़बरदस्ती, कोई भी उसमें मतलब ज़बरदस्ती वाला काम ही नहीं होता। इसलिए जो रिटायरमेंट है, मतलब जो ज़बरदस्ती हटाने वाली जो क्रिया है, वो क्या करती है, वो जैसे कानून लागू नहीं होती। कंपनी को लीगल प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ती। मतलब उसमें क्या, देखो, अगर आप किसी को रिटायरमेंट दे रहे हैं अपनी कंपनी में, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। क्यों दे रहे हो, ऐसा क्यों होना चाहिए, उसकी एज नहीं हुई है, ये सारी बातें आती है ना, कि उसकी एज भी नहीं हुई है, वो अच्छा काम कर रहा है, आप उसको रिटायरमेंट क्यों दे रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ये सारी चीज़ें झेलना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना हिसाब से एक स्वैच्छिक रिटायरमेंट देता है। ये क्या है, एक वीआरएस का बेनिफिट है। फिर है एट्रैक्टिव फाइनेंशियल कंपटीशन, कर्मचारी को अच्छा आर्थिक लाभ। वीआरएस में एम्प्लॉय को कानून से ज़्यादा कॉम्पेंसेशन मिलता है। एम्प्लॉय को लंप सम जैसा गारंटी पीएफ आदि मिलते हैं। इसमें फ़ायदा ये भी है वीआरएस का कि वीआरएस जब लागू होता है, जब कंपनी उसको ऑप्शन देती है रिटायरमेंट का, तो क्या होगा, अच्छा पीएफ भी देती है। ठीक है, अच्छी गारंटी देती है कि आपको उसमें अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो क्या होगा, इस चीज़ को देख के, आर्थिक लाभ को देखकर जो एम्प्लॉयज़ है वो भी रिटायरमेंट लेने तैयार हो जाते हैं। तो क्या है, एक वीआरएस का फ़ायदा है, क्योंकि इसमें उस चीज़ से एम्प्लॉय कम होने लगते हैं। फिर है थर्ड, नो इन्फॉर्मेंट रिक्वायर्ड, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्कैम वॉलेंट्री है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक और डिस्ट्रीब्यूट कम हो जाते हैं। एम्प्लॉय अपनी मर्जी से जाता है। मतलब देखिए, अगर कंपनी है, कंपनी ने ऑप्शन जारी कर दिए, अब उसमें उनकी मर्जी किस एम्प्लॉय को जाना है, किसको नहीं जाना है, किसको आर्थिक लाभ का फ़ायदा उठाना है, किसको नहीं, वो उन पे ही लागू होता है। वो उनकी पर्सनल कंडीशन है या पर्सनल वो सलाह लेते हैं, पर्सनल अपने हिसाब से उस चीज़ को बताते हैं कि हाँ उन्हें रिटायरमेंट लेना है नहीं लेना है, ये उनकी मर्ज़ी होती है। तो क्या है, इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। जैसे रिटायरमेंट लेना है लो, जैसे नहीं लेना है वो मत लो। ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलापन, कंपनी वीआरएस को सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स में लागू कर सकती है जहाँ मैन पावर ज़्यादा है। ठीक है,
ये भी इसका बेनिफिट है कि एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, इसमें क्या है 25 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ये HR डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इसमें 35 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब इसमें भी सिर्फ 25 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो क्या होगा, HR डिपार्टमेंट VRS लागू करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पे 35 एम्प्लॉय है और इसको भी 25 की ज़रूरत है। तो ये कौन, HR डिपार्टमेंट VRS लागू करेगा, फाइनेंस VRS लागू नहीं करेगा, ये लागू करेगा। तो कंडीशंस होती है, ठीक है। फिर है रिडक्शन इन एम्प्लॉय कॉस्ट, कर्मचारी लागत में कमी, सैलरी, बोनस, पेंशन, मेडिकल जैसे खर्च कम हो जाते हैं, ठीक है। एक बार उनको क्या किया जाता है, एक बार उनको आर्थिक सपोर्ट दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उनके कम होने से, VRS लागू करने से कुछ एम्प्लॉय क्या कर लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिससे उनकी सैलरी, उनका बोनस, उनके पेंशन, उनके मेडिकल सारे खर्चे कम हो जाते हैं। ये भी क्या है, VRS का फ़ायदा है। मतलब जो कॉस्ट होती है वो घटती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। ये था आपका रिटायरमेंट प्लान के मतलब टाइप्स, किस किस प्रकार के रिटायरमेंट होते हैं। फिर रिटायरमेंट प्लान्स, 2 टाइप्स रिटायरमेंट प्लान्स देखा हमने, और उसमें फिर एक टॉपिक हमने देखा VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जो आपके एग्ज़ाम में आता है और VRS के नाम से ही अधिकतर आता है। तो आप VRS नाम अच्छे से याद रखिए, जो क्या होता है, एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना होती है, ठीक है, जो कंपनी एक अवधि के बाद, एक टाइम के बाद किसी भी एम्प्लॉय के लिए लागू करती है। एक ऑप्शनल रहता है कि आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।